ब्लॉक में एंटर करता है या एफ ब्लॉक में, तो इसीलिए उन्हें डी या एफ ब्लॉक कहलाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स वो थे जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल में जाता है, राइट। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वाई, अच्छा, जो ट्रांजिशन मेटल्स थे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ और इनको याद रखेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी है हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हार्ड मेटल्स, ठीक है, दे आर हार्ड, दे आर हाई बॉइलिंग, मेल्टिंग, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यस। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनकी ये है कि इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी कि इनको सबलाइम करने में जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा है इनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज यस दे आर लस्ट्रस ऑल्सो। वन मोर पॉइंट यहाँ पे जो तुम्हें नहीं लिखा यहाँ पे वो है दे आर कैटालिटिक। तुमने देखा होगा हार्बर प्रोसेस एक्सेट्रा, निकल की हाइड्रोजनेशन में निकल यूज़ होता है, तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो एंड दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो, ठीक है, दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये याद रखनी है हमें, और ये सब क्यों प्रॉपर्टीज़ ये दिखाते हैं उसको भी समझेंगे। इनमें से तीन प्रॉपर्टीज़ ये और ये तीन प्रॉपर्टीज़ ये क्यों दिखाते हैं? बिकॉज दे अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है वेरिएबल वैलेंसी की। एक और प्रॉपर्टी क्या है? वेरिएबल वैलेंसी। दैट मीन्स इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। मतलब एक बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट होंगे जिनमें सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर हो, बाकी सब में एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ये याद रखना कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। आई विल लेट यू विल हैव टू सबमिट ऑन ऐप पे दोबारा एक्टिव करते हैं, ऐप को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो भी नोट्स मैं यहाँ पे बनाऊँगा वो तुम्हें बनाने हैं और उसको ऐप में सबमिट करना है। अब 1 महीना रह गया, मैं पर्सनली चेक करूँगा कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। नहीं पढ़ रहा है तो सीधा पेरेंट को कॉल करूँगा, तुम्हें कॉल नहीं करूँगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से है। ये किसकी वजह से है? मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से है। और मेटालिक बॉन्डिंग किस वजह से है? मेटालिक बॉन्डिंग, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वेरिएबल वैलेंसी, ये सब किस वजह से है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल। इसका कॉज क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल। बाकी बचा कैटालिटिक एक्टिविटी, उसका क्या, वो क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो उसके 2 रीजन है। कैटलिस्ट की तरह ही क्यों काम करते हैं? इसके 2 रीजंस हैं। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, it provides surface, and second it has variable oxidation number। इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये कैसे? हाउ? वी विल डील इट लेटर ऑन, कि ये 2 पॉइंट्स कैसे उसको अफेक्ट करते हैं उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर तुम्हारे पास ये 3 रीजन का पूछा जाए, वाई ट्रांजिशन मेटल हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो तुम बोलोगे इट इज़ ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग, एंड मेटालिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई तुमसे पूछे कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी क्यों दिखाते हैं, तो तुम बोलोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सरफेस होती है जो सरफेस कैटलिस्ट के लिए प्रोवाइड करती है, और दूसरा इनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है।
यही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इनका कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें टर्म मेटालिक बॉन्डिंग आएगी, और मेटालिक बॉन्डिंग किस वजह से है वो भी लिखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज क्लियर। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी आएगा तो ये मेटालिक बॉन्डिंग और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों बोला जाएगा। अच्छा, एक एजर्शन रीजन में ये लाइन आ सकती है कि याद रखने की बात है कि देर आर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज इन ट्रांजिशन मेटल्स। जो डाउन द ग्रुप वर्टिकल सिमिलैरिटीज होती है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में नीचे की साइड सिमिलैरिटी होती है, और जो हमारा 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है, ये इन सब में अक्रॉस द पीरियड सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इनकी सिमिलैरिटीज़ अक्रॉस द पीरियड होती हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं, पहली बात ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात आ रही है कि इनका मेटालिक प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें कैसे बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक चीज़ तुम ये समझो कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या नाम है एलिमेंट्स का फॉर 3D सीरीज़ में। क्या था वो, शक्ति विकर्मन, शक्ति विकर्मन, फीकोनिकुजन। फीकोनिकुजन, ठीक है, ठीक है। तो ये याद हो गया हमें, शक्ति विकर्मन, फीकोनिकुजन, है ना। अब इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक था। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन थी वो 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10, 3D10। यहाँ पे दो एक्सेप्शनल थी, और इसके अंदर 4s1 3D10 था, और इसके अंदर भी 4s1 3D10 था, बाकी सारे 4s2 थे, है ना। तो देयर वर टू एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। यहाँ तक सबको याद है, क्लियर हो गया। हाँ पीयूष बताओ। अब बात ये है, तुम मुझे बताओ कि इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम या मैंगनीज या क्रोमियम। सो द थिंग इज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पहले ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। ग्रेजुअली इंक्रीज होगा मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी और क्रोमियम तक मैक्सिमम पहुंच जाएगी। क्रोमियम के बाद मैंगनीज को भी ज़्यादा होना चाहिए था। क्रोमियम के अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक 4s में और 3 3D में, और मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम हैज़ मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैन मैंगनीज, ठीक है ना। तो क्रोमियम तक जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही ड्रॉ होना चाहिए कॉपी में। और जैसे जैसे हम, मैंगनीज एक एक्सेप्शन दिखाता है, तो मैंगनीज में अचानक से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसका रीज़न नहीं है हमारे पास। फिर आयरन जहाँ पे होना चाहिए था वो वहीं होना है, कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर तक जाते हुए ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट शो मैक्सिमम फॉर क्रोमियम एंड फॉर मैंगनीज। मैंगनीज को यहाँ पे होना चाहिए था, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, मैंगनीज शुड हैव बीन हियर समवेयर, बट मैंगनीज
जो है वो पहुंच गया है यहाँ पे। तो मैंगनीज इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक्सेप्शन सिर्फ मैंगनीज में नहीं आती, ये उन सब में आती है जिनकी कन्फिग्रेशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं D5। उसका रीज़न हमारे कोर्स में नहीं है। सो यू कैन सी टेक्नीटियम में भी ऐसा होता है, वो भी D5 है, और मैंगनीज में भी ऐसा होता है। तो मैंगनीज और टेक्नीटियम में अपनी सीरीज़ में एक्सेप्शन होता है। बाकी ये बात तो क्लियर है ना कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट शुड इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट and atomization enthalpy should increase. Till D5 and then decrease. Increase till middle, then decrease. ये वाली बात because पेयरिंग स्टार्ट। एटमाइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, जैसे सपोज टाइटेनियम है, टाइटेनियम को सॉलिड से टाइटेनियम को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका गैसेस एटम बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस में हम एंथैल्पी, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? I want you to read this paragraph. ये इसको रीड करो, 2 मिनट लो। ऑलराइट, देखो इसको ऐसे समझो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इसके आसपास हमारे शेल्स होते हैं, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरे शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक दिस। तो ये सपोज वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। और जो रिपल्शन लगती है उसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। Shielding effect is the repulsive force or nuclear charge is the attractive force, ठीक है। shielding effect और nuclear charge। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माने जो रिजल्टेंट चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है न्यूक्लियर चार्ज जितनी अट्रैक्टिव फोर्स है माइनस दी शील्डिंग, मतलब नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नेट माने काट पीट के जो बचा, फाइनल अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स जितना न्यूक्लियस लगा रहा था माइनस द रिपल्सिव फोर्स। मतलब अगर कोई चीज़ 5 यूनिट से अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस और 2 यूनिट से इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा? 5 माइनस 3 दैट इज 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया 3। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि अगर वो पॉजिटिव नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रुकेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन शेल में होता ही नहीं अगर उस पर अट्रैक्शन ना लग रही होती तो इस फॉर्मूले से बस हमें एक चीज़ समझनी है कि अगर शील्डिंग बढ़ती है, अगर शील्डिंग पुअर होती है, पुअरर द शील्डिंग, ग्रेटर और लेसर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होगा या छोटा? राइट इन चैट, पुअरर द शील्डिंग, ग्रेटर और लेसर? ग्रेटर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मतलब अगर शील्डिंग पुअर होगी यानी रिपल्शन पुअर होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। ऑलराइट, तो अब अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल की बात करें, और एफ ऑर्बिटल की बात करें, एफ तो और भी डिफ्यूज होता है, तो बेस्ट शील्डिंग कौन करता है? बेस्ट शील्डिंग इज डन बाय एस, और जैसे जैसे हम डी और एफ की तरफ जाते हैं तो डी और एफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे हम डी से डी एफ की तरफ जाते हैं तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि डी एंड एफ तक पुअर शील्डिंग होती है और पुअर शील्डिंग से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अभी इसी के साथ में तुम्हें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही चल रहा है हमारा, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ मैं तुम्हें जनरल डी की कॉन्फ़िगरेशन भी समझाना चाह रहा हूँ। देखो, जो 3D सीरीज़ होती है उसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक की, वो होती है NS2 N-2 F 1 to 14 N-1 D 1 to 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। अगर तुम्हें 3D ऑर्बिटल बनाना है तो उसके लिए n की वैल्यू होगी 4। दैट मीन्स जब n की वैल्यू 4 होगी तभी D3 बनेगा। राइट, 3D फोर्थ शेल में आता है, फोर्थ शेल के बाद आता है। तो लेट मी पुट 4 ओवर हेयर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D सीरीज़ की 4s2 2f 2f14। क्या 2f एग्जिस्ट करता है? डज 2f एग्जिस्ट? इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। फिर 4s2 और 3D 1 to 10, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है 3D सीरीज़ की। अब अगर मैं बोलूँ तुम 4D सीरीज़ की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, कैन यू डू इट?
what will it be? It will be 5s2 4d 1 to 10, राइट. इसके लिए n क्या होगा? 5. मतलब फिर 5s के बाद ही 4d आता है. अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5d, तो इसके लिए n होगा 6. इसके अंदर आएगा 6s2 4f. डज 4f एग्जिस्ट? क्या 4f एग्जिस्ट करता है? यस करता है. 4f 1 to 14 एंड 5d 1 to 10. और वैसे NS की कॉन्फ़िगरेशन भी 1 to 2 हो सकती है, जैसे हमें पता है क्रोमियम और कॉपर में. तो इसको 1 to 2 बना लो. ठीक है. जैसे क्रोमियम और कॉपर में S की वेरिएबल वैलेंसी होती है 1, ऑक्यूपेंसी होती है 1 या 2, दोनों हो सकते हैं, है ना. तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी 5D की. तो अब एक बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि 4f गेट्स फिल्ड बिफोर 5D. 4f गेट्स फिल्ड बिफोर 5D. यू टेल मी, ये वाली बात क्लियर है कि 4f 5D से पहले फिल हो रहा है? येस और नो? अच्छा, जैसे जैसे 4f फिल होगा तो 4f की शील्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है या पुअर होती है? पुअर होती है. वेरी गुड. तो ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5D एंड पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, you tell me, effective nuclear charge increases or decreases? Effective nuclear charge increases. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज होगा तो तुम मुझे बताओ, अगर किसी का न्यूक्लियस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तुम कह रहे हो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे 4f के बाद 5D फिल होगा और तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जा रहा है 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से, तो साइज इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? बहुत रेगुलर डिक्रीज इन साइज होता है. तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये है कि 4D एलिमेंट्स 5D एलिमेंट्स बहुत जल्दी छोटे साइज़ के हो जाते हैं, बहुत जल्दी छोटे साइज़ के होते हैं. वैसे हमें पता है जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज़ छोटा होता है. वी नो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड सो ऑन. हमें पता है व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज. 3D का साइज डिक्रीजेज ड्यू टू
3D का साइज डिक्रीज होता है. दिस इज नॉट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, दिस इज नॉट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ये तो 3D सीरीज की बात हो रही है, और 3D सीरीज में तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जैसे पी ब्लॉक में भी होता है और डी ब्लॉक में भी होता है, राइट. तो अब बात ये आ रही है कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. क्या 4D में देखने को मिलेगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? 4D सीरीज है हमारी, 4D सीरीज है हमारी वाइटर्बियम. अच्छा, 4D सीरीज में है हमारे पास, स्कैंडियम से बड़ा होगा, वाइटर्बियम, जिंक्रोनियम, ठीक है, देन नायोबियम, देन टेक्नीटियम एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4D सीरीज. 4D साइज ऑल्सो डिक्रीजेज, बट इट इज ऑल्सो ड्यू टू जनरल ट्रेंड. ये भी जनरल ट्रेंड की वजह से हो रहा है. ठीक है, अब 5D में भी साइज डिक्रीज होना चाहिए. ठीक है, और 5D में जैसे 4D से बड़ा है 5D, साइज शुड इंक्रीज. जैसे हम 3D से 4D में जा रहे हैं तो साइज बढ़ना चाहिए. ठीक है, तो ठीक है, 5D में भी अब आते हैं हम 5D सीरीज में. पर 5D का जो साइज है इट इज ऑलमोस्ट सेम एज 4D सीरीज. तो जो 5D का साइज है इट इज ऑलमोस्ट सेम एज हमारा almost same as the 5D series. So this is also not lanthanoid contraction. ठीक है, but this is lanthanoid contraction. ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है. तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तुम ये समझो कि पहली बात तो ये कि साइज नीचे इंक्रीज होता है, बट 4D एंड 5D ऑलमोस्ट हैव सिमिलर साइज. नीचे ज़्यादा साइज बड़ा नहीं. इनफैक्ट जिंक्रोनियम एंड हैफ्नियम में से हैफ्नियम जिंक्रोनियम छोटा है, हैफ्नियम बड़ा है. हैफ्नियम छोटा है, हाँ, और इट इज स्मॉलर देन जिंक्रोनियम. हैफ्नियम इज 159 पिकोमीटर और जिंक्रोनियम इज 160 पिकोमीटर. तो इनका साइज, हैफ्नियम का साइज बड़ा होना चाहिए था क्योंकि उसका एक शेल बड़ा है. शेल बढ़ने से हमेशा साइज बढ़ता है, पर उसका साइज नहीं बढ़ रहा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर 4F आ गया, और 4F की फिलिंग से 4D और 5D का साइज बढ़ गया, ऑलमोस्ट सेम रह गया. क्योंकि 5D में 4F आ गया, 4F के आने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंक्रीज हो गया. तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसे भी होती है. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसे भी है, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसे भी है. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D में ऐसे है, और 5D में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसे भी है. मतलब क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई तुमसे पूछे कि 5D सीरीज जो है वो रेगुलरली साइज डिक्रीज करती है, तो उसका रीज़न भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है. और अगर तुमसे पूछे 4D एंड 5D सीरीज का साइज सिमिलर है, वाई, तो उसका रीज़न भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है. मतलब
यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे। एक क्वेश्चन आ सकता है वाई साइज ऑफ 5D डिक्रीजेज रेगुलरली। तो उसका रीजन भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब 5D के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज का रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, वो भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। और अगर कोई तुमसे पूछे वाई साइज ऑफ 4D एंड 5D इज सिमिलर, तो उसका रीजन भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो तुम्हें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज नहीं, ट्रेंड से भी डिक्रीज होता है पर 4F से भी डिक्रीज होता है। और आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या, पहली बात तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है जब हम किसी एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहें। अगर ये एक एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसके एक इलेक्ट्रॉन को छीन कर बाहर निकालना चाह रहा हूँ, तो आई एम गिविंग एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। Energy required to remove the outermost electron is called ionization enthalpy. तो ionization enthalpy किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? On what factors does this ionization enthalpy depends upon? It depends upon how much attraction there is, कितनी अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाउ मच नेट अट्रैक्शन इज देयर। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफ यू रिमेंबर इट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज्ड टू डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। वन इज न्यूक्लियर चार्ज माइनस द शील्डिंग। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग होता है। और जैसे हम न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इट इज इंडिकेटर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, whereas शील्डिंग जो होती है दैट इज seen by inner shell DNF और inner shell electrons। ये inner shell electrons की वजह से होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, हम ने 21 to 30 एटॉमिक नंबर्स को याद किया हुआ है। दैट वाज शक्ति, विकर्मन, फीको, निकुर्जन, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अक्रॉस द पीरियड जाते हुए साइज डिक्रीज होता है। तो अक्रॉस द पीरियड जाते हुए साइज डिक्रीज होता है। अगर साइज डिक्रीज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? साइज डिक्रीज होने से अट्रैक्शन बढ़ जाती है बिटवीन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है इलेक्ट्रॉन। सो एज वी गो लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इट वुड इंक्रीज। इज दिस जनरल ट्रेंड? ये क्या है? दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग इज जनरल ट्रेंड। इज दिस जनरल ट्रेंड
in D block elements clear? Yes or no, everyone? After we are done with the general trend, we have to take a look at the exceptions. जो exceptions है उन पे ध्यान देना. तो exceptions के मैंने questions यहाँ पे डिटेल में बना रखे हैं. All you have to do is take a look at these questions और हमारा क्वेश्चन हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लो. व्हाई? कह रहे हैं क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है. द थिंग इज व्हेनेवर अ क्वेश्चन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम्स फर्स्ट, तुम उसकी एटॉमिक कन्फिगरेशन करो. क्रोमियम की एटॉमिक नंबर क्या है? 24. और इसकी एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन होती है, इफ यू रिमेंबर, इसकी एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन होती है 4s2 3d 4s2 सॉरी 4s1 3d5 आर्गन 4s1 3d5. उसके बाद इट विल बी बेटर टू मेक एन ऑर्बिटल डायग्राम एज वेल. तो एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, 4s का ऑर्बिटल डायग्राम और 3d का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ. ठीक है. 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1. और 3d में कितने? 5. ठीक है. तो अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालना. ठीक है. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल. और ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है दैट इज 4s, नॉट 3d. 4s से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा. तो हम एनर्जी दे रहे हैं, हम आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 दे रहे हैं. आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 लेकर हमारा इलेक्ट्रॉन 4s का रिमूव होगा. अगर 4s का इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन तो हमारी थी 4s1 3d5 आर्गन के बाद. क्रोमियम प्लस की कन्फिग्रेशन क्या होगी? क्रोमियम प्लस की कन्फिग्रेशन होगी आर्गन 3d5 4s0 हो जाए. 3d5 का मतलब है कि 3d5 में हाफ फील्ड सिमेट्री है, देयर इज हाफ फील्ड स्टेबिलिटी. क्यों? क्योंकि D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान या मुश्किल? जो तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हुआ. अगर आसान है तो एनर्जी लगेगी कम, तो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है. अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो इसके अंदर लगती है ज़्यादा आयनाइजेशन. तो गिवन दिस थिंग वी कैन से कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इसमें आसान है, तो दैट मीन्स इट विल हैव लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू ऑफ क्रोमियम, ड्यू टू नो चेंज इन द D5 कन्फिगरेशन. यहाँ पे D5 की कन्फिगरेशन चेंज नहीं हुई. ऑल्सो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है. तो इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज. पहले भी D5 था, बाद में भी D5 है इन D5 कन्फिगरेशन. और इसके आगे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, एंड लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एंड लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती. यू टेल मी, इज दिस क्लियर एवरीवन? टाइप यस इफ इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज हायर. तो मैंने क्यों बोला? मैंने बोला था जिंक है, पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखो 30, फिर उसकी कन्फिगरेशन लिखो.
that is argon 4s2 3d10. कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसके अंदर इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ. फोर एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन. तो अब वो कह रहे हैं जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है. तो वैसे तो इसमें भी D का कोई चेंज नहीं आ रहा. Zn की 30 है तो Zn प्लस का क्या होगा? Zn प्लस का होगा आर्गन 4s1 3d10. D में तो कोई चेंज नहीं है, ये भी हाफ फिल्ड, ये भी फुल फिल्ड सिमेट्री है. ठीक है, तो पर इसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों है? Why is ionization enthalpy high? Because यहाँ पे हम बोलेंगे it is difficult to remove the electron. Ionization enthalpy high तब होती है when it is difficult to remove an electron. अब क्यों हाई है इसकी बात करें तो बिकॉज 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड अप हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना मुश्किल होता है बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव a paired electron, remove an electron from a electron in paired state of 4s. 4s के अंदर paired state में है. That means अगर एक जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं तो वो एक स्पिन प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पिन उनकी मैग्नेटिक स्पिन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल इट कुड क्रिएट अ नॉर्थ साउथ पोल. और अगर इलेक्ट्रॉन दूसरा घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का जो नॉर्थ साउथ होगा वो ऑपोजिट साइड पे होगा. तो इन दोनों से एक चीज तो बात क्लियर होती है कि सॉरी इसका नॉर्थ साउथ इस तरीके होगा. ठीक है, इससे एक बात तो क्लियर होती है ना कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होगी क्योंकि उनकी मैग्नेटिक नेचर ऑपोजिट है. तो अगर हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की हाई थी पहली और क्रोमियम की लो थी. तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर कि वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज हायर? यस और नो? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जब हम एक ही मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी जाती है. तो फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर फॉर एग्जांपल वी हैव मैंगनीज. अगर मैं मैंगनीज से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो Mn प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन. सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी Mn प्लस से Mn2 प्लस बनाना चाहो तो दिस विल बी सेकेंड आयनाइजेशन. अगर मैं Mn2 प्लस से Mn3 प्लस बनाना चाहूँ तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दिस इज माय थर्ड आयनाइजेशन. तो यहाँ पे वी हैव 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 3. आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 3. तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वैसे इनका ऑर्डर हमेशा ये होता है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज ऑलवेज हायर देन दी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. ये हमेशा ऑर्डर होता है. ठीक है, अब
बात ये आ रही है कि कुछ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज के क्वेश्चन है यहाँ पे, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन है कॉपर और क्रोमियम की बात करते हैं। तो कॉपर एंड क्रोमियम शो हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे मैंने बताया, कभी भी कोई आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आएगा तो तुम उसका एटॉमिक नंबर देखकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। 24 की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। ठीक है, अब इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हम बन जाएगा आर्गन 4s0 3d5। और अगर मैं इससे दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये बन जाएगा आर्गन 4s0 3d4। तो यहाँ पे साफ साफ बात ये है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो वेरी हाई होगी। इट विल बी वेरी हाई। वेरी हाई मतलब वेरी आसान या वेरी मुश्किल? यू टेल मी, वेरी आसान या वेरी मुश्किल? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे द पॉइंट बीइंग दैट removal of electron requires change in the d5 configuration. Removal of electron, second electron requires change in d5 configuration which was originally very stable, जो ओरिजिनली बहुत स्टेबल थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तो और वो D4 में आ गई D4, तो इसको लिखेंगे, ये भी रीज़न लिखना ज़रूरी है, वाई ड्यू टू हाफ फील्ड सिमेट्री। और हाफ फील्ड सिमेट्री की वजह से एक और पॉइंट होता है, हाफ फील्ड सिमेट्री की वजह से हाफ फील्ड सिमेट्री क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि इसके पास एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। चलो ये पॉइंट अगर तुम ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन इज रियली हाई। ठीक है, इज अगर तुम क्रोमियम और जिंक की बात करो तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं क्रोमियम और जिंक के, केस ऑफ क्रोमियम एंड जिंक। ठीक है, क्रोमियम और जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d10, और जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इस आसान, इसके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इस थोड़ा मुश्किल। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो, तो वो बन जाता है क्रोमियम प्लस। और इसके अंदर अच्छा हाँ, ये सॉरी जिंक लिखना था मुझे, मैं इसको जिंक रखने वाला था। कॉपर, कॉपर, केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर ले, ठीक है, और ये कॉपर ले 4s1 3d10। तो यहाँ पे ये भी लो, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कॉपर की? तो ये हो गया आर्गन 4s0 3d10, आर्गन 4s, और ये 3d होना चाहिए था, सॉरी दिस शुड हैव बीन 3d4, 4s1 सॉरी 3d5 क्या हो गया मुझे, 4s1 3d5।
और ये 0 हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो इन दोनों को देखो, इन दोनों के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो इन दोनों का आंसर सेम होगा। अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लो या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लो, तो इन दोनों का आंसर सेम होगा। इसका आंसर रहेगा दैट देयर इज no change in the no change in D configuration also, but easier to remove an unpaired electron, also easier to remove an unpaired 4s electron। जो अनपेयर्ड 4s का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान रहता है। So that is why chromium and copper have low first ionization enthalpy. What about second ionization enthalpy? दोनों के अंदर अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, क्योंकि 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट विल बी वेरी हाई या अनयूजुअली हाई। ठीक है, तो इट विल बी वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होने वाला है वो होने वाला है Cr2+ पे जाते वक्त इट विल बिकम आर्गन 3d4 और ये बन जाएगा कॉपर क्रोमियम 2+, कॉपर 2+ बन जाएगा आर्गन 4s0 3d9। तो यहाँ पे ये दोनों वेरी हाई क्यों है? ये कौन सा केस हो गया? दिस इज द केस ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड व्हाई इज दिस वेरी हाई इन बोथ केसेस? तो इसका रीजन क्या है? इन दोनों का रीजन है दैट इट इन्वॉल्व्स डिस्टर्बिंग या फिर डी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड stability is disturbed। कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी इज डिस्टर्ब्ड हियर, सो दैट इज व्हाई इन दोनों की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर। तो यू टेल मी, ये कॉपर और क्रोमियम का 4 क्वेश्चन है, एक इसका आ सकता है अलग से, इसका आ सकता है अलग से, इसका और इसका, ये 4 क्वेश्चन में तो कोई नंबर नहीं कटवाओगे। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10, एक क्वेश्चन आर्गन का आ सकता है, इसका जिंक का आ सकता है। तो अगर हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी हमें ज़्यादा एनर्जी थोड़ी सी, क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं। तो दिस इज हाई। ठीक है, इट इज ड्यू टू, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई इन जिंक। ड्यू टू रिमूवल ऑफ एन अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव किया जा रहा है, तो दैट इज इट, दैट इज व्हाई इट इज हाई। पहले वो 4s2 था, पेयर्ड था, पेयर में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो एनर्जी ज़्यादा लगती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अगर आएगा तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लो ड्यू टू रिमूवल ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, but the D configuration that is fully filled remains unchanged.
remains unchanged. So that is why दूसरे ionization enthalpy जो होगी जिंक की लो होगी, but first one will be higher. You tell me third ionization enthalpy. First of all, third ionization enthalpy is not complicated by 4s orbital factor. ये बात तो क्लियर ही है, क्योंकि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकल चुके होते हैं जब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है. ठीक है, तो इसमें मैंगनीज और जिंक का केस है. तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में केस ऑफ मैंगनीज एंड जिंक आता है. जिंक का केस अभी मैं दिखा चुका हूँ तुम्हें, या फिर अभी पीछे देखोगे. तो जिंक के केस में ही तुम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बना लो. तो अगर इससे तुम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो इसका, तो दैट विल बी Zn3 प्लस, गिविंग यू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d9. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, and third ionization enthalpy very high, and this is due to change या disturbing change in D10 configuration, which was originally very stable, due to fulfilled symmetry. तो इसीलिए जिंक की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी रियली वेरी हाई. ठीक है, तो मैंगनीज विल हैव अ सिमिलर केस. मैंगनीज में कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d5. तो अगर तुम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे इट विल बी हाई ड्यू टू द सेम रीजन. ठीक है ना, ड्यू टू रिमूवल ऑफ अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो मैंगनीज आ जाएगा +1 में. तो मैंगनीज के +1 की कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s1 3d5. और अगर तुम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो एनर्जी लगेगी लो, एंड ड्यू टू द रीजन सेम एज फुली फिल्ड की जगह हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी एक इलेक्ट्रॉन निकालने में. और जब हम इसकी Mn2+ से बना जाएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s0 3d5. और अगर तुम इससे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो Mn वुड मेक 3+, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए आर्गन 3d4. एंड अगेन this one will be very high, the reason being same, due to change in D10 or D5 configuration. तो case of zinc and manganese is quite similar. तो यहाँ पे हमारे हो गए 6 क्वेश्चन, इधर हो गए कॉपर और जिंक पे हमारे 4 क्वेश्चन हो गए. ये 10 क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज के. थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और क्वाइट हाई, एंड देयर इज मार्क्ड ब्रेक बिटवीन वैल्यूज ऑफ Mn2+ एंड Fe2+. वाई? तो कह रहे हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है मैंगनीज और Fe2+ की में बहुत मार्क्ड गैप है. तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती. ऐसे क्वेश्चन में जो भी गिवन है पहले उसकी एटॉमिक नंबर 25, आयरन का 26. ठीक है, और अब हमें Mn2+ चाहिए. Mn2+ और Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. जब भी तुम्हें किसी आयन की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट करनी हो तो तुम याद रखना मत करना,
डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मत करना, पहले उसके पेरेंट की कॉन्फ़िगरेशन करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। पेरेंट की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5 और इसके पेरेंट बैंक आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d6। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे। अगर तुम 25 लेके कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे तो दैट विल बी रॉन्ग। इन दोनों में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s 0 3d5 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 3d6। तो अब बात ये आ रही है इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। और थर्ड आयनाइजेशन वैसे हम मैंगनीज की तो हम देख ही चुके हैं, तो इट वॉज वेरी हाई, उसका रीज़न तो हम देख ही चुके हैं। और इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन जो होगी दैट विल बी वेरी लो, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है वो जाती है 3d4 विच इन्वॉल्व change in the d5 configuration which was originally very stable, but iron on the other hand attains the half filled configuration Fe यानी कि iron 3 plus has d5 configuration which is extremely stable due to, देखो जब भी कोई तुमसे पूछ ले कि भाई हाफ फील्ड क्यों स्टेबल होता है, d5 क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू फर्स्ट हाफ फील्ड सिमेट्री। एक तो हाफ फील्ड की सिमेट्री हो गई, सिमेट्री हमेशा अच्छी होती है। और दूसरा एक और चीज़, d5 की कॉन्फ़िगरेशन इसलिए स्टेबल होती है ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी, इसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी भी अच्छी होती है। सो दिस इज द रीजन वाई Fe3+ इज स्टेबल। तो इसीलिए Fe3+ स्टेबल है, तो इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। और इसका आंसर हम लिख चुके हैं ऑन प्रीवियस पेज, पिछले पेज पे ही लिखा था। सो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में देयर इज मार्क्ड ब्रेक बिटवीन वैल्यूज ऑफ मैंगनीज 2+ एंड Fe2+, वाई? तो हम बोलेंगे कि थर्ड आयनाइजेशन ऑफ मैंगनीज इज वेरी हाई, Mn की बहुत ज़्यादा हाई है, फिर इसका रीज़न लिखेंगे, बट फॉर Fe दिस इज वेरी लो। सो और इसीलिए ये मार्क ब्रेक है। मार्क ब्रेक मतलब एक बहुत ज़्यादा, एक बहुत कम, ठीक है। सो यू टेल मी, इज दिस क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर, येस और नो? Why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for copper, nickel and zinc? 8 बजे खेलेंगे गेम। अब क्वेश्चन कह रहे हैं why is it difficult to obtain oxidation state greater than 2 for copper, nickel and zinc? तो कॉपर, निकल और जिंक, तो तुम अगर ध्यान दो कॉपर की copper, nickel, zinc have high value of ionization enthalpies। इनकी जो ionization enthalpies है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। सो their sum is very high, so it is not possible to obtain ऑक्सीडेशन। यानी हम ये कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 + 2 + 3 इनको ऐड करोगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इनकी। तो
इसीलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज़्यादा नहीं दिखाते। देखो, अगर किसी को भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो उससे पहले Zn से Zn प्लस बनना है, फिर Zn प्लस से Zn2 प्लस बनना है, ठीक है, फिर Zn2 प्लस से Zn3 प्लस बनना है। तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई 3। अगर इन तीनों का सम वेरी हाई हो गया तो इतना हाई एनर्जी उनके हमारे पास होगी नहीं देने के लिए, तो इसीलिए 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाते ये सारे एलिमेंट्स। तो इज दिस क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर दैन 2 फॉर कॉपर, निकल एंड